हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है कि कई शब्द दिए होते हैं, हमें उनमें से एक भिन्न शब्द को निकालना होता है और जैसे ही हम उस भिन्न शब्द को निकाल देते हैं हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे कोई क्वेश्चन दिया है, मैं लिख देता हूँ। जैसे दिया है घूमना, भागना, चलना, दौड़ना, प्रस्थान। तो दोस्तों इनमें से एक भिन्न शब्द आपको कौन सा दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है साफ साफ प्रस्थान है, क्योंकि यह चारों क्रियाएं हैं और यह एक कार्य है जो किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा। तो दोस्तों ये प्रस्थान अलग ही हमें शो कर रहा है, मतलब यह भिन्न है। तो इसको कहते हैं वर्गीकरण। जो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वो वर्गीकरण होता है। हमें किसी एक शब्द को छांटना होता है, इसमें कई शब्द दिए होते हैं, उनमें से भिन्न शब्द को निकालना होता है। तो इसमें कई प्रकार के आते हैं, मैं आपको एक एक करके बताता चलूँगा। तो दोस्तों एक और दिया गया है, जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे दिया है भिन्न शब्द चुनिए। भिन्न शब्द चुनिए और दिया गया है इलाहाबाद, मेरठ, नोएडा और देहरादून। दोस्तों इन्हें हमें एक भिन्न शब्द को चुनना है। नंबर डाल देता हूँ 1 2 3 और 4। तो इसमें भिन्न कैसे निकालेंगे? तो हम इसमें धारणाएं बना लेते हैं कि कैसी कैसी धारणा होंगी। तो धारणा एक है कि इलाहाबाद को छोड़कर, इलाहाबाद को छोड़कर अन्य किसी भी शहर में उच्च न्यायालय नहीं है। मतलब सिर्फ इलाहाबाद में है जो उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट जो है वो उच्च न्यायालय ये इलाहाबाद में अकेला है। और धारणा दूसरी है देहरादून में को छोड़कर अन्य कोई भी शहर किसी देश किसी राज्य की राजधानी नहीं है। तो दोस्तों सिर्फ देहरादून है जो उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। और बाकी ये तीनों शहर, ये और यूपी का है, ये यूपी का और ये भी यूपी का है, लेकिन कहीं की भी ये राजधानी नहीं। यूपी की राजधानी ना नोएडा है, ना मेरठ है, ना इलाहाबाद। यूपी की लखनऊ होती है। तो दोस्तों ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सा बचा। इन दोनों में से बचा भी नोएडा बचा है और मेरठ बचा है। तो नोएडा में क्या है, नोएडा को छोड़कर किसी भी शहर में फार्मूला 1 का स्टेडियम नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला 1, फार्मूला 1 का स्टेडियम है नोएडा में। तो दोस्तों मेरठ, मेरठ में कुछ नहीं है ऐसा जो अन्य शहरों में ना हो। तो इस हिसाब से ये मेरठ अलग कर दिया जाएगा। दोस्तों हमें प्रत्येक शब्द की इसमें जानकारी होनी चाहिए, गहराई से पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस चीज़ से लिंक हो रहा है। अगर यह भिन्न है तो यही इसका आंसर होगा, ये भिन्न होता तो ये इसका आंसर होता। लेकिन जैसा कि इसमें देखा जा रहा है इलाहाबाद में उच्च न्यायालय बाकी किसी भी शहर में नहीं है। ऐसे नोएडा में फार्मूला 1 का स्टेडियम और किसी भी शहर में नहीं है। उत्तराखंड देहरादून की राजधानी है, सॉरी देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, और कोई भी जो शहर दिए गए हैं वो कहीं के भी राजधानी नहीं है। तो दोस्तों हमारा मेरठ है जो आंसर सही आएगा। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी भ्रमित करते हैं, टफ होते हैं, थोड़ा सा हमें इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। दोस्तों हम आगे आगे चलेंगे तो हमें ये सिंपल लगने लगेंगे। और भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको बताता चलता हूँ। दोस्तों इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दिया गया है शब्दों को समूहबद्ध करने हेतु निम्नलिखित कुछ प्रमुख समानताओं को याद रखें। तो लिख देता हूं मैं। पहला दिया गया है कार्यात्मक समस्या।
समानता, सॉरी, कार्यात्मक समानता। तो कार्यात्मक समानता में क्या दिया गया है, जैसे चाकू, कुल्हाड़ी, हसिया। दोस्तों हसिया शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, ये ज़्यादातर हसुआ बोला जाता है। हमारे उत्तर प्रदेश में इसको हसिया बोलते हैं, जिससे गेहूं की कटाई की जाती है, और इससे हम लोग घर में सब्जियां भी काटते हैं। और दिया है सुई। दोस्तों इसमें हमें कौन सी चीज़ है जो सबसे अलग दिख रही है। अब जैसे यहाँ लिखा है कार्यात्मक समानता, तो चाकू का काम काटना होता है, कुल्हाड़ी का काम भी काटना होता है, हसुआ का काम भी काटना होता है, लेकिन सुई है वो किसी चीज़ को सिलने का काम करती है। तो ये सुई सबसे अलग दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सुई। ऐसे ही दूसरा नंबर है संरचनात्मक समस्या, संरचनात्मक समानता। संरचनात्मक समानता में क्या दिया गया है, कार, बस, स्कूटर और जीप। दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है, लेकिन आप एक बार कमेंट सेक्शन में बता देते हैं तो मुझे थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे लिखा है संरचनात्मक समानता, सॉरी। तो समानता क्या है, इसमें कार में 4 पहिए होते हैं, बस में 4 से अधिक पहिए होते हैं, और जीप में भी 4 पहिए होते हैं, लेकिन स्कूटर में 2 पहिए होते हैं। इसमें 2 लोग से अधिक आदमी बैठ जाते हैं, इसमें 2 लोग से अधिक आदमी, उसमें तो पता नहीं कितने ही बैठ जाते हैं। और अगर आप हमारे गांव साइड जाएं, जैसे हमारा उरई जालौन पड़ता है, वहाँ तो ऐसे बस में भर देते हैं, ठूस के भरते हैं कि आप ऊपर नीचे कहीं गिन ही नहीं सकते, इतने लोग भर जाते हैं। और स्कूटर में 2 या 3 लोग ही बैठ सकते हैं दोस्तों, वैसे 2 लोग भी बैठते हैं, 3 ट्रिपलिंग हो जाती है, चालान कट जाता है। और आजकल चालानों का दौर चल रहा है, हमें सब चीज़ों से बचकर चलना है, पेट्रोल भी महंगा हो गया है, चालान भी महंगा हो गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा वो स्कूटर होगा। एकदम सिंपल आंसर था, बहुत ज़्यादा हमें इसमें माइंड नहीं लगाना था, सिंपल आंसर था इसका स्कूटर। हम तीसरे पार्ट पर चलते हैं। जिसका तीसरा पार्ट है वो है संख्यात्मक समानता। संख्यात्मक समानता में क्या है, मुंह, कान, नाक और जीभ। दोस्तों इसमें आपको क्या दिख रहा है कि संख्यात्मक समानता में हम इसे कैसे हल करेंगे। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। पहले इसमें दे रहा है कि संख्यात्मक समानता है, मतलब हमें इनकी संख्या निकालनी है। तो जैसे इसमें दिया गया है मुंह, कान, नाक और जीभ, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, पर्टिकुलर आंसर इसका क्या है। मुंह हमारा एक होता है, जिससे हम बोलते हैं एक ही होता है दोस्तों। नाक भी एक ही होती है और जीभ भी एक ही होती है, जो कि बहुत चटोरी होती है, जिसको हम चंचल भी कहते हैं। लेकिन कान जो है वो हमारे 2 होते हैं, दोनों साइड होते हैं। दोस्तों कभी मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से मत निकाल देना, क्योंकि जो भी बता रहा हूँ ये आपके भविष्य में बहुत काम आएगा। इसलिए कान है वो 2 होते हैं, बाकी सभी एक एक होते हैं। इसलिए संख्यात्मक समानता में इसका आंसर आएगा कान। दोस्तों जब क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वो ऐसे नहीं देगा कि आपको दे देगा कि ये कार्यात्मक समानता निकालिए, संरचनात्मक समानता निकालिए। वह आपको ऐसे देगा कि ये 3 दिए हैं, इसमें आपको भिन्न बताना है। ये 4 दिए हैं, आपको इसमें से भिन्न बताना है। ये 4 दिए हैं, आपको इनमें से भिन्न संख्या को, भिन्न वस्तु का चयन करना है। इसी तरह चौथा नंबर दिया गया है, चौथा लिख देता हूँ मैं। चौथा दिया है स्थान समानता। स्थान समानता, स्थान समानता में क्या क्या दिया गया है, मेरठ, बरेली, लखनऊ, हरदोई। मेरठ, बरेली, लखनऊ, हरदोई। तो दोस्तों इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। वैसे मेरठ शहर है, बरेली भी शहर है, हरदोई भी शहर है, लेकिन लखनऊ है, ये लखनऊ राजधानी है। कहाँ की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। दोस्तों ये राजधानी है, बाकी तीनों ये शहर हैं, तो ये भिन्न हो गया, ये स्थान समानता है। इसी तरह चौथा दिया गया है, वो 5वां दिया गया है, चौथा तो ये दिया गया था, 5वां दिया गया है पद समानता।
जो पद समानता है वह दिया गया है मेजर, जनरल, कर्नल, सॉरी अधीक्षक और ब्रिगेडियर। दोस्तों इसमें आपको बताना है, आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, पुलिस, आर्मी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, या फिर हरियाणा हो कोई एग्ज़ाम हो, किसी भी देश का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल का हो, तो हर एक जगह पद की बहुत ही गरिमा होती है, पद का बहुत ही मान होता है। तो ये मेजर है वो आर्मी में होते हैं, जनरल भी आर्मी में होते हैं, ब्रिगेडियर भी आर्मी में होते हैं, लेकिन ये अधीक्षक हैं। अधीक्षक हमेशा पीसीएस में होते हैं या फिर सीजीएल से जो सिलेक्ट होके जाते हैं, सीएचएसएल से जो सिलेक्ट होके जाते हैं, वो अधीक्षक में आते हैं। दोस्तों इसका है, यह सिविल जॉब है, बाकी ये तीनों आर्मी जॉब है। तो अधीक्षक है वो सिविल में होते हैं, बाकी तीनों आर्मी में होते हैं। तो ये हमारा अधीक्षक इसका आंसर है। दोस्तों हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसी के साथ छठवां दिया गया है। छठवां क्या दिया गया है? विशेष क्षेत्र संबंध समानता। विशेष क्षेत्र संबंध समानता। तो इसमें क्या दिया गया है? जैसे गीता, बाइबल। दोस्तों बाइबल शायद आप लोग जानते होंगे, शायद नहीं, हमें जानते ही होंगे आप लोग। रामायण, और चौथा है महाभारत। दोस्तों इसमें आपको समानता और असमानता ढूंढने में बिल्कुल भी झिझक और देरी नहीं करनी है, बहुत ही सिंपल है। गीता भी महाकाव्य है, रामायण भी महाकाव्य, महाभारत भी महाकाव्य। बाइबल यह ईसाइयों द्वारा उनकी पवित्र पुस्तक है जो पढ़ी जाती है। जैसे हमारे यहाँ गीता पवित्र है, ऐसी उनके यहाँ बाइबल पवित्र है जो ईसाइयों में है। बाकी ये तीनों हिंदू धर्म से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बाइबल। दोस्तों एक और जो सबसे लास्ट है, दोस्तों लास्ट दिया गया है 7वें नंबर का, तकनीकी समानता। समानता इसमें दिया है कैलकुलेटर, कूलर, सुपर कंप्यूटर, और लास्ट दिया गया है मोबाइल। दोस्तों इसमें हमें भिन्न बताना है, तो भिन्न आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैकेनिकल है, बाकी ये तीनों डिजिटल। तो ये इसका आंसर होगा कूलर। दोस्तों हमने इसके टाइप पढ़ लिए, इनकी में समानता का पढ़ लिया कि किस प्रकार की समानताएं पूछी जाती हैं। कई बार ये संख्याओं में ही पूछी जाती हैं, मैं आपको संख्याओं वाला ही बता देता हूँ। तो संख्याओं पे आधारित वर्गीकरण लिख देता हूँ, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। दोस्तों आप इसका नोट्स बना लेंगे तो आपके भविष्य के लिए आसान हो जाएगा कि आपको कभी फ्यूचर में इनके कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आपने तुरंत पेज पलटाया, आपको दिख जाएगा कि ये वाला क्वेश्चन या ये वाला टाइप यहाँ लिखा हुआ है और इसका आंसर ये होगा। तो आप अगर नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए सरलता हो जाएगी। तो इसमें संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण दिया, पहला नंबर दिया गया है सम संख्याएँ। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सम संख्या विषम संख्या क्या होती हैं, वही ये हैं, कोई अलग नहीं है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वे जो दो से पूर्णतः विभाजित जाती हैं, वे संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। जैसे कि 8, 16, 18, 20,
सोन। दोस्तों यह संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। और दूसरा क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं कौन सी हैं? वे जो दो से पूर्णतः विभक्त ना हो। जैसे कि 3, 5, 9, 15 ... दोस्तों अभी हम इसके सिर्फ 2 टाइप बताए हैं, मैं आपको और टाइप बता दूंगा। ये है संख्याओं पर आधारित, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण घन संख्या, ये सभी इसमें आते हैं। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा आपको, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। अभी मैंने 2 बताए हैं, तीसरे पे चलते हैं। दोस्तों तीसरा दिया गया है अभाज्य संख्या। दोस्तों अभाज्य संख्या आप कमेंट में बताइए किस प्रकार की होती हैं, क्या होती हैं। मैं आपको बता देता हूं, आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट देख लूंगा। वे संख्याएं जो स्वयं से या केवल 1 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 से पूर्णतः विभाजित हो। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और भी हैं 13, 17, लेकिन इतने ही काफ़ी है। आप आगे नोट कर लेना। अभाज्य संख्या ये होती हैं जो स्वयं से या केवल 1 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसी तरह चौथा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो किसी भी संख्या का वर्ग हो। वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो। जैसे दोस्तों आप कमेंट में बताइए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप साथ में कमेंट कर दीजिए। 4, 9, 16, 25। आपको 4 का पता होगा, 9 का पता होगा, 16 का पता होगा, 25 का पता होगा। ऐसे ही आते जाते हैं। इसके आगे आएगा 36, 49। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते जाते हैं, लेकिन बहुत लिखेंगे तो ये पूरा भर जाएगा और 2-3 पेज भर जाएंगे और भर जाएंगे, इसलिए मैं जल्दी जल्दी निकालता जा रहा हूँ इन्हें। ऐसे ही 5वें नंबर पे आएगा पूर्ण घन संख्याएं। पूर्ण घन संख्याएं कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो किसी संख्या का घन हो। वे संख्याएं घन हो। जैसे 8, 27, 64, 125। अब घन का मतलब कैसे? जैसे 2 का क्यूब, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 3 का क्यूब, 3 3 9 3 27। 4 का क्यूब, 4 चुके 16 चुको 64। दोस्तों ये दिया गया है, आपको अलग अलग संख्या दी गई हैं। आपको ऐसी संख्या दी जाती हैं और उसमें जैसे लिख दिया कि पूर्ण घन संख्या, इनमें से कौन सी पूर्ण घन संख्या नहीं है। आपको ये 4 आइकन दिए हैं, एक दे दिया 49, तो इसका आंसर हो जाएगा 49। आपको ये दे दिया 64 दे दिया इसका, तो आप क्या करेंगे? ये संख्या है जो किसी का वर्ग नहीं है। तो बहुत ही सिंपल होता है, ऐसे होता है 8 64 होता है, 27 कर लीजिए इसकी जगह। तो सिंपल होता है, बहुत ही सिंपल। आपको बस समझना होता है कि कौन सी संख्या इसमें से भिन्न है, और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, और हम 1 नंबर पक्का करके आ जाते हैं। दोस्तों अभी हम इसके साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हम इसे अभ्यास करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। दोस्तों अब हम इसका करेंगे अभ्यास। दोस्तों मैं अकेला नहीं, आप भी मेरे साथ करेंगे। आप प्रत्येक क्वेश्चन के आगे कमेंट करेंगे, उसके बाद मैं आपका आंसर दूंगा। जैसे इसमें पहला दिया गया है कि इस समूह में वह कौन सा
है जो इस समूह में नहीं आता, वह कौन सा पदार्थ या वस्तु कह लीजिए जो इस समूह में नहीं आता, जो इस समूह में नहीं आता। और इसका जो ऑप्शंस हैं वो दिए गए हैं। पहले नंबर पे दिया गया है क्या, क्रीम। दूसरे नंबर पे दिया गया है मक्खन। तीसरे नंबर पे दिया गया है रस। और चौथे नंबर पे क्या दिया गया है, घी। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बता दीजिए। कमेंट कैसे करेंगे, आप करेंगे 1 का ए, मैं ABCD लिख देता हूँ, ABC और D। तो 1 का ए ऐसे आप कमेंट कर दीजिए। आप कमेंट करेंगे, मैं आपको अगले वीडियो में प्रमोट कर दूंगा, नाम बता दूंगा आपको कि इस बंदे ने आपका आंसर, इसका आंसर सही दिया था। दोस्तों इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। क्रीम है वो दूध से बनती है, मक्खन भी दूध से बनता है और घी भी दूध से बनता है, लेकिन रस है वो किसी भी फल से निकाला जाता है। तो इसका जो आंसर है वो सी होगा, रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों उसी की तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। दूसरा, वह कौन सा तत्व है, समूह है जो अन्य से भिन्न है। ये दिया गया है Mu, बी दिया गया है De, सी दिया गया है Pq और डी दिया गया है Tu। ABCD। मैंने आपको कमेंट का तरीका बता दिया है, आपको कैसे कमेंट करना है। आप इसका कमेंट कर दीजिए, बाकी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे इसका आंसर कौन सा आया है। आप कमेंट कर दीजिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो M और U है, इसको छोड़ के बाकी आप कोई भी देखेंगे तो साथ के ही समूह में आते हैं। जैसे D के बाद E आता है, P के बाद Q आता है, T के बाद U आता है, लेकिन M और U के बीच में काफ़ी डिफरेंट है। MNOPQRSTUV, 8-9 शब्द आ गए इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों इसका आंसर होगा M और U। दोस्तों हमें भिन्न निकालना है तो भिन्न ऐसे ही निकलते हैं, सिंपल होता है। मैंने आपसे बताया कि इतना ट्रिकी नहीं पूछते हैं क्वेश्चंस में, सिंपल सा दे देते हैं आपको। आपको अगर इनमें समझ में आ रहा है तो निकाल दीजिए, नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए। मैं आपको छोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बंदे नहीं कर पाते हैं वो छोड़ के आते हैं, अपना गलत करके आते हैं। सिंपल सा आंसर था इसका M और U। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। आप इसका कमेंट पता आपको कैसे करना है, 2 का ABCD आपको ऐसे कमेंट करना था। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगा उसका कमेंट आप 3 के साथ करेंगे, और क्वेश्चन लिखते ही आप इसका कमेंट कर देना। मैं आपको 2-4 सेकंड का समय दूंगा ताकि आप कमेंट कर सकें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, तीसरे नंबर क्वेश्चन है, बर्फ़ का टुकड़ा। हमें इसमें से भिन्न निकालना है। मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ, सीधे ही लिख रहा हूँ। ए बर्फ़ का टुकड़ा, इसको समानुपात का दिया गया है ठंडा। दूसरे बी नंबर दिया गया है लोहा, दिया गया है सख्त। सी नंबर दिया गया है, उसमें दिया गया है पर्स, इसका दिया गया है धन। और डी नंबर दिया गया है संगमरमर, चिकना। दोस्तों इसका हमें बताना है कि आंसर होगा क्या। मैंने आपको कहा था मैं आपको 1-2 सेकंड का समय दूंगा, मैं वही समय आपको दे रहा हूं। आप इसका आंसर बताइए। चलिए दोस्तों मैं बताता हूं, इसका आंसर होगा पर्स। आपको बिल्कुल अलग दिख रहा होगा, पर्स होगा इसका आंसर, क्योंकि यह तीनों क्या है, यह तीनों पदार्थ हैं दोस्तों। बर्फ़ का टुकड़ा ही पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है और संगमरमर भी एक पदार्थ है, लेकिन जो पर्स है वह एक वस्तु है। दोस्तों इसका आंसर वस्तु पर्स होगा, सी। तो तीसरे का था सी। और दोस्तों
इसका आंसर सी था। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो आप शायद कर सकते थे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और आज की वीडियो को हम यहीं विराम देंगे। कल हम और इसके अच्छे से क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो आपकी दूर हो जाए। और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको जहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप अगर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में डालते जाएंगे तो और मुझे भी अच्छा लगेगा, और आपको भी हो सकता है अच्छा लगे कि मुझे यह क्वेश्चन बन रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।